हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQs यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स का अगला चरण, यानी कि अभी हमने पिछले ही सेशंस में हमने बंगाल के सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स देखे, हमने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स देखे। अब हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में कौन कौन से सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो एक्टिव थे। उसके अलावा हम थियोसॉफिकल सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे और अन्य कुछ समाज सुधारकों के बारे में आज हम बेसिक जो है वो फाउंडेशनल नॉलेज इकट्ठा करेंगे। अगर आपने पिछले सेशंस मेरे अभी तक नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर कि आप पिछले सेशंस को जरूर देखें, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि एक पूरी की पूरी सीरीज है और हिस्ट्री के जो फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दोनों हम इकट्ठा करते हुए चल रहे हैं। इन दोनों फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप पिछले सेशंस जरूर देखें। सो अगर आपने मेरे पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, मेरे नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पर पिछले जो सेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी अपलोड, उनको देखना शुरू कीजिए। बहुत जरूरी है उन सेशंस को आप फॉलो करें। उसके अलावा अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वीडियोस रिलेटिवली थोड़ी लंबी है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि कॉन्सेप्ट की थरो जो है वो समझ में बनाने की शुरुआत एटलीस्ट फाउंडेशन में डाल दूं। उसके बाद हम धीरे धीरे जो है वो बढ़ाएंगे लेवल को। जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि दीज आर ओनली फाउंडेशनल सेशंस, हम धीरे धीरे लेवल को ऊपर बढ़ाएंगे। उसके अलावा आपको सेशन कैसा लगता है कमेंट जरूर डालिएगा, और जो मैं सेशन के बीच में सवाल पूछता हूं उनके जवाब आपको जरूर देने हैं। सो मेक श्योर यू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो देखिएगा, कमेंट डालिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारी चीजें आपको करनी है। और अगर आप CSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि थॉरोली एक पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो, सो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी IQ की लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर और वहां पर आपको CSC से रिलेटेड एक पूरा कोर्स अवेलेबल है। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो आइए अब शुरू करते हैं हमारे सेशन को। यहां पर पीछे आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, जैसे कि हमें शुरुआत करनी है सबसे पहले सेवा सदन से। सो आइए सेवा सदन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, अ पारसी सोशल रिफॉर्मर बहराम जी M मालाबारी फाउंडेड द सेवा सदन इन 1908 along with the friend दीवान दयाराम गिडुमल। अब इस पहली स्टेटमेंट को हम यहां पर रोकते हैं, बैकग्राउंड पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको हमेशा से, अगर आप मेरे सेशंस फॉलो करते आ रहे हैं तो आप जानते होंगे हम बैकग्राउंड हमेशा जो है वो क्रिएट करते हैं। सो आज के सेशन का बैकग्राउंड क्या है जो हमने पिछले सेशंस पढ़े हैं? सोशल रिफॉर्मिंग, कल्चरल रिफॉर्मिंग, रिलीजियस रिफॉर्मिंग चल रही है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के समाज, भारत में प्रचलित धर्म में क्या क्या जो है वो रिफॉर्म लाने की आवश्यकता थी और उसके लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक्टिव रही पास्ट में, राइट। और हम 19th सेंचुरी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोशल रिफॉर्मिंग जो है वो 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों, यानी कि जो शुरू के डेकेड्स हैं, वहां से जो है वो सोशल रिफॉर्मिंग होती हुई पाई। बंगाल के क्षेत्र में सोशल रिफॉर्मर पहले जो है वो एक्टिव रहे। हमने राजा राम मोहन रॉय को स्टडी किया, ब्रह्मो समाज के बारे में समझा। उसके अलावा सोशल रिफॉर्मिंग के साथ रिलीजियस रिफॉर्मिंग हमने पिछले ही सेशन में कवर किया है, राइट, जिसमें हमने आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में समझा। उसके अलावा जो डाउन ट्रॉडन है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी हमने सत्यशोधक समाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक्टिव होता हुआ देखा। सो दैट मीन्स हमें क्या समझना है? बैकग्राउंड ये है कि भारत में सोशल रिफॉर्मिंग, भारत में कल्चरल रिफॉर्मिंग, भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्मिंग और भारत में रिलीजियस रिफॉर्मिंग की जरूरत है, इकोनॉमिक रिफॉर्मिंग की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो इकोनॉमिकली डिप्राइव किया गया अंग्रेजों द्वारा। सोशली डिप्राइव तो भारत पिछले 2000 सालों से ही है। पॉलिटिकल शक्ति अंग्रेजों ने भारतीयों से छीनी, राइट। तो इन सब रिफॉर्मिंग की जरूरत है भारत में, और ये सब रिफॉर्म जो आए हैं भारत में उनको हमें समझना है एक एक करके। सबसे पहले हम सोशल और कल्चरल रिफॉर्मिंग पढ़ रहे हैं। हम ऑल इंडिया, पैन इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस भी देखेंगे और रीजनल भी, बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ब्रह्मो समाज जो है वो, पहले ब्रह्मो समाज वाज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, बंगाल में था। और फिर आप तुरंत मुझे कमेंट में बताएंगे कि ब्रह्मो समाज का कौन सा रूप, यानी कि उसका कौन सा एवोल्यूशन जो है वो एक पैन इंडिया लेवल पर फैला, किसने उसको पैन इंडिया लेवल पर फैलाया, तुरंत मुझे आप कमेंट में बताएंगे, राइट। उसके अलावा
जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, साउथ के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को आज हम समझेंगे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने कैसे जो है वो पैन इंडिया लेवल लिया। पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स मैं बोलूंगा, बताऊंगा आपको आगे आने वाले सेशंस में, इन्हीं रीजन्स के जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स रहे हैं शुरुआती, और फिर वो एक साथ जुड़ गए और हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती हुई दिखती है। सो दैट मीन्स रीजनल लेवल और नेशनल लेवल, दो चीजें, ठीक है, रीजनल और नेशनल। और रीजनल लेवल में भी क्या, पॉलिटिकल रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजन रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। सोशियो कल्चर को आप एक साथ रख लीजिए, ठीक है। सोशियो कल्चर और रिलीजन को हम तीन चीजों को एक साथ मान लेते हैं, क्योंकि जो सोशियो कल्चर और रिलीजियस और जो रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग एक ही दायरे में रहकर काम कर रही थी। सो सोशियो कल्चर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एक साइड, और दूसरी साइड पॉलिटिकल रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये दो तरह की मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और दो तरह के लेवल पर काम कर रही हैं, रीजन लेवल पर काम कर रही हैं और नेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। तो रीजन लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को हम अभी समझेंगे आने वाले सेशंस में, लेकिन नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में से जो सबसे बड़ी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके फाउंडेशन के बारे में हम सेशन ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो सेशन तो जरूर देखिएगा। दूसरी साइड आते हैं। दूसरी साइड मैंने आपको अलग अलग सोशियो कल्चर और रिलीजियस रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रहा हूं। जब हम इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम इनको रीजनल और नेशनल लेवल पर बांटेंगे। और जब हम रिलीजन रिफॉर्मिंग की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि क्या हिंदू धर्म में रिफॉर्मिंग की बात चल रही है, मुस्लिम धर्म में रिफॉर्मिंग की बात चल रही है, पारसी धर्म में रिफॉर्मिंग की बात चल रही है, या सिख धर्म में रिफॉर्मिंग की बात चल रही है। तो थोड़ा सा आपको सुनने में कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब आप एक बार इन सारे टॉपिक्स को थोरली फॉलो कर लोगे उसके बाद आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, ये इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सोशियो कल्चरल रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये रीजनल लेवल की हैं, ये नेशनल लेवल की हैं, ये रिलीजन रिफॉर्म कर रही है, ये हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म कर रही है, ये हिंदू में भी ऑर्थोडॉक्सी है, या हिंदू में भी जो है वो जो नियो हिंदुइज्म या प्रो चेंजर्स हैं, राइट, जो हिंदू रिलीजन की ऑर्थोडॉक्सी को बदलना चाहते हैं या जो हिंदू रिलीजन में ऑर्थोडॉक्सी बनाए रखना चाहते हैं। उसी तरीके से हमें मुस्लिम्स में दिखेगा, क्या मुस्लिम कल्चर या मुस्लिम रिलीजन को जो बदलना चाहते हैं या उसकी ऑर्थोडॉक्सी बनाए रखना चाहते हैं, राइट। उसी तरह हमें सिख धर्म में भी बदलाव आते हुए दिखेंगे, वहां पर रिफॉर्म्स आते हुए देखेंगे, पारसी धर्म में भी रिफॉर्म आते हुए देखेंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और समस्या का बैकग्राउंड क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, रिफॉर्मिंग लानी किस चीज में है। तो तीन चीजों में हमने मुख्यतः बांटा था, महिलाओं की समस्याएं, राइट, उसके अलावा जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनकी प्रॉब्लम्स, और तीसरा जो अननेसेसरी राइट्स और रिचुअल्स हैं जो कि सबके साथ है, महिलाओं के साथ भी हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास है उनमें भी हैं, जो सपोजिटली जो ऊंची जाते हैं उनके साथ भी हैं वो राइट्स और रिचुअल्स की प्रॉब्लम, या अन्य धर्म में भी है वो राइट्स और रिचुअल्स की प्रॉब्लम। सो ये तीन तरह की मुख्य सोशल प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं के साथ जो समस्या है, राइट, उसके अलावा जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, और तीसरी हमारी राइट्स और रिचुअल्स। और जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो किस तरह की है, रीजनल और नेशनल लेवल की। और ये तो दो लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, और ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सोशियो कल्चरल या रिलीजियस रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। रिलीजन में भी हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन, हिंदू रिलीजन में भी ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करने वाले और जो रिफॉर्म लाना चाहते हैं हिंदू रिलीजन में वो। तो इस तरह आपके दिमाग में एक वेब तैयार होना चाहिए। ये बैकग्राउंड ऑलरेडी हमारे पास है और उसमें हम फिट कर चुके हैं काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को। आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है सेवा सदन के रूप में। तो देखिए, सेवा सदन की सबसे पहली लाइन हम फिर से रिपीट करते हैं और फिट करने की कोशिश कीजिए कहां पर होता है ये। अ पारसी सोशल रिफॉर्मर। सो पारसी सोशल रिफॉर्मर है। देखिए, सोशल रिफॉर्मर है तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है सेवा सदन, इट्स अ सोशल रिफॉर्मर, राइट। और एक पारसी व्यक्ति द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, बहराम जी एम मालावारी फाउंडेड द सेवा सदन इन 1908 अलॉन्ग विद अ फ्रेंड दीवान दयाराम गीडुमल। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्लैरिटी आ गई होगी। सेकंड चीज पढ़िएगा, मालाबारी स्पोक वाइग्रेसली अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फॉर विडो रिमैरिज अमंग हिंदूज. It was his efforts that led to the Age of Consent Act 1891, regulating the age of consent for females. Seva Sadan specialized in taking care of those women who were exploited and then discarded by society. अब यहां पर
देखिए जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो कीवर्ड्स हैं, उन्हीं कीवर्ड्स की अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये आपको डॉक्यूमेंट हमें जो है वो नोट्स बनाने या नहीं। आप इन स्टेटमेंट्स को थोड़ी डाउन लिखेंगे पूरा का पूरा, ये तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी किताब है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लिखना। मैं खाली ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं, मैं आपको सिंपल बुलेट पॉइंट्स भी दिखा सकता था, ठीक है, लेकिन उसमें आपको समझ नहीं आता। स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में जाएगा कि चीजें लिखी कैसी होती हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर रही है, इसलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज, लिखना आपको डेवलप करना है, लेखन की, ठीक है, कला। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं और कीवर्ड्स आपको छाट के बता सकता हूं। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ना हर स्टेटमेंट में, इनके अराउंड आपको सेंटेंस फॉर्मिंग करनी है। सेंटेंस फॉर्मिंग जो है वो आपको सीखना है, और वो आपको अपने अकॉर्डिंग सीखनी है और धीरे धीरे डेवलप करनी है, और फिर उसे टेस्ट करना है कि क्या मेरी सेंटेंस फॉर्मिंग, आंसर राइटिंग, मतलब मेरी क्या उस लेवल की हुई कि मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आंसर राइटिंग में। तो इसीलिए नोट्स बनाना आपका काम है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, सारे फैक्ट्स आपको अवेलेबल करा सकता हूं, नोट्स आपको जो है वो यही हाईलाइटेड वर्ड्स के अराउंड बिल्कुल अपनी भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको जो है वो स्टेटमेंट्स फॉर्म करने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू में हो सकता है कि आप 10 दिन स्ट्रगल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे यू विल गेट द ड्रिफ्ट, राइट, आप पकड़ लेंगे उस फ्लो को स्टेटमेंट बनाने के, राइट। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हाईलाइटेड वर्ड्स क्या क्या है। चाइल्ड मैरिज और विडो रिमैरिज के खिलाफ इन्होंने काम किया सेवा सदन ने, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में आया है उसको वो जो कंसेंट एक्ट पास हुआ है, उस कंसेंट एक्ट के पास होने के पीछे इन पारसी साहब का जो है वो बहुत बड़ा हाथ था। अब ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट है क्या, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, मैं बिल्कुल हल्का सा ग्लिम्स देता हूं, अदरवाइज जब हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे इसी एज ऑफ कंसेंट एक्ट का तो वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो लेकिन बिल्कुल एक बेसिक बात बताता हूं कि इसी चीज के पीछे बीजी तिलक भी काफी समय से काम कर रहे थे। बीजी तिलक साहब ने भी इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट के पास होने के पीछे जो है वो काफी मेहनत लगाई है। ऐसा नहीं है कि केवल ये पारसी साहब ही थे, लेकिन बीजी तिलक साहब ने भी इस काम के लिए जो है वो ये एक्ट पास होने के पीछे उनका हाथ भी है। सो एज ऑफ कंसेंट एक्ट में सिंपल ये बात है कि एक पुरुष जो है वो एक महिला के साथ फिजिकल कांटेक्ट किस उम्र में बना सकता है, यानी कि किस उम्र की महिला के साथ एक पुरुष जो है वो फिजिकल कांटेक्ट बना सकता है, ये इसके ऊपर एक्ट है। और कंसेंट यानी कि महिला की मर्जी के साथ। तो पहले जो है वो केवल 8 वर्ष था, अब उस 8 को बढ़ाकर 10 किया गया, फिर 10 को बढ़ाकर 12 किया गया। तो 1891 में 10 से बढ़ाकर 12 की गई कंसेंट की एज। दैट मीन्स अगर 12 साल की अगर कोई महिला है, उसकी इजाजत के साथ कोई पुरुष उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बना सकता है। अगर उससे कम उम्र की है तो अगर उसके साथ वो फिजिकल कांटेक्ट बना रहा है तो वो रेप की तरह कंसीडर किया जाएगा। जैसे प्रेजेंटली 16 साल है उम्र, यानी 16 साल की किसी महिला के साथ अगर कोई पुरुष उसकी कंसेंट यानी उसकी इजाजत के साथ अगर रिलेशन बनाता है फिजिकल, तो वो लीगल है, राइट। अगर उससे कम उम्र होगी तो अगर महिला की कंसेंट भी रही होगी तो भी वो रेप की तरह जो है वो दर्ज होगा वो मामला, ठीक है। तो यहां पर जो है वो हमारी समाज में फैली हुई बहुत बड़ी कुरीति है। आप देख रहे हैं कितनी छोटी उम्र की महिलाओं की शादी कर दी जाती थी, लड़कियों की, महिला तो क्या कितनी छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो यह बताता है कि महिलाओं की सिचुएशन कितनी बुरी थी समाज में। जिसके घर में महिला पैदा हो गई, लड़की पैदा हो गई, उसके लिए वो बोझ समान थी, वो जल्दी से जल्दी वो बोझ अपना उतारना चाहता था और दूसरे के सर जो है वो बोझ बांधना चाहता था। मतलब इस तरह की सोच थी। इस सोच को खत्म करने के लिए जो कंसेंट है, जो रिलेशनशिप की जो एज है, उसको बढ़ा दिया गया 10 से, पहले 8 से 10 हुई, फिर 10 से 12 हुई। तो ये बहुत कम थी, 18 होनी चाहिए थी। 18 जो है वो होनी ही चाहिए एटलीस्ट, जब मतलब बिल्कुल अडल्ट हो जाता है व्यक्ति, सोचने समझने लायक हो जाता है, अपने फैसले खुद लेने लायक हो जाता है। वैसे 18 से भी आगे 21 तक होना चाहिए। 18 की उम्र भी जो है वो अभी मतलब आप मान सकते हैं कि 18 साल की उम्र तक भी व्यक्ति जो है वो ठीक से सोच नहीं पाता है। 21 साल में मान सकता हूं एक व्यक्ति जो है वो ठीक ठाक समझ डेवलप कर लेता है, राइट। लेकिन यहां पर ये एक्ट हमें बहुत जरूरी है समझना। अब इस एक्ट को पास करवाया, अब आप खुद सोच सकते हैं कि भारत का जो समाज है वो आज कितना रूढ़िवादी है। तो आज से 120-30 साल पहले कैसी हालत रही होगी और इन्हीं महापुरुषों को कितनी समस्या रही होगी समाज को समझाने के लिए, और समाज से इनको कितने थ्रेट्स मिलते होंगे मृत्यु के, और कितना जो है वो लड़े झगड़े होंगे अपने ही इमीडिएट समाज से।
बाहर निकलने के लिए। अब यहां पर आर्ग्यूमेंट ये दी जा सकती है कि ये तो पारसी हैं, हिंदू समाज के लिए अगर ये कानून बनवा रहे हैं तो इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, बीजी तिलक भी यहां पर लगे हुए थे साथ में, तो बीजी तिलक को भी तो विरोध हुआ होगा ना, राइट, उनको भी तो विरोध सहना पड़ा होगा। तो ये कानून सही तरीके से काम कर जाए इसीलिए एक पारसी लीडर को आगे रखा गया, अदरवाइज पीछे जो है वो हिंदू ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि बीजी तिलक जो है वो एक ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे कानूनों में वो बदलाव चाहते थे। लेकिन स्टिल मैं आपको कह रहा हूं ना, 8 से 10 और 10 से 12, किसी ने भी 18 या 16 करने की नहीं सोची। ये बीजी तिलक जी को यहां पर क्रिटिसाइज किया गया है कि उन्होंने 16 क्यों नहीं करवाई, 18 के लिए एडवोकेसी क्यों नहीं करी कि 16 करवाई जाए, 10 से 12 ही। और जब हो भी रहा था ना, तब शुरू में बीजी तिलक ने भी विरोध किया, ऐसा नहीं है। मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने भी विरोध किया है, ठीक है। उसके अलावा बिपिन चंद्र पाल जी ने भी विरोध किया है इस कानून को पास होने। क्यों? क्योंकि जो हिंदू समाज है उसको जोड़ना था, और अगर हिंदू समाज में इस तरह के आप रेडिकल चेंज ला रहे हैं तो हिंदू समाज आपके कॉज से दूर हो जाएगा। इसीलिए हिंदू समाज को जोड़ के रखने के लिए कुछ जो है वो समाज की बातें भी माननी आवश्यक थी उस समय। मैंने बोला ना, मैंने आपको पिछले सेशंस में समझाया है कि जनता को जोड़ने की कंडीशन मॉडरेट्स की नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे जो रेडिकल आइडियाज हैं ये अभी जनता को नहीं समझ आएंगे। जनता को अभी कंसेंट का मतलब नहीं पता, उनको महिलाओं को केवल एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करते हैं वो, या एक समाज में स्टेटस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है उस समय। आज भी वही हाल है, कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है, बहुत जरूरी है बदलाव होना, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं। तो यहां पर सेवा सदन ने अगर ये स्टेप उठाया है तो ये बहुत सराहनीय है, इसकी सराहना होनी चाहिए और आपको याद होना चाहिए बिल्कुल ये पॉइंट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आप समझ गए होंगे। उसके बाद रेगुलेटिंग द एज ऑफ कंसेंट फॉर फीमेल्स, सेवा सदन स्पेशलाइज्ड इन टेकिंग केयर ऑफ दोज वुमेन हु आर एक्सप्लॉइटेड एंड देन डिस्कार्डेड बाय सोसाइटी। ऐसी महिलाएं जिनको सोसाइटी ने डिस्कार्ड कर दिया। मान लीजिए कोई महिला जो है वो विधवा हो गई, अब वो सती नहीं हो पाई, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी ने उसको सती होने से रोक लिया। अब जो महिला सती नहीं हुई ना, उसको समाज ने बहिष्कार कर दिया कि तुम सती नहीं हुई, तुम समाज से बहिष्कृत हो। तो ऐसे बहिष्कृत महिलाओं को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो है वो किसने किया? सेवा सदन ने। लेकिन समस्या ये है कि ये लोग अभी भी, ये ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल लेवल तक नहीं गई थी। ऑर्गेनाइजेशंस क्या थी? केवल रीजनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस बनकर ही रह गई थी। नेक्स्ट चीज देखिएगा, इट केटर टू ऑल कास्ट एंड प्रोवाइडेड द डेस्टिट्यूट वुमेन विद एजुकेशन एंड मेडिकल एंड वेलफेयर सर्विसेज। डेस्टिट्यूट वुमेन यानी कि जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, निराश्रय, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निराश्रय। तो जिनके पास कोई आश्रय नहीं है समाज से, जिनको पूरी तरह उनके घर वालों ने निकाल दिया, उनके ससुराल वालों ने निकाल दिया, कोई उनका सपोर्ट नहीं है, उनका सपोर्ट जो है वो सेवा सदन ने किया। नेक्स्ट चीज देखिएगा, बहराम जी मालाबारी एक्वायर्ड एंड एडिटेड इंडियन स्पेक्टेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेक्टेटर एक अखबार था अंग्रेजी, उसको एक्वायर किया किसने? बहराम मालाबारी ने, और उसमें जो है वो फिर भारत की समस्याओं को छापना इन्होंने शुरू किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके एक्टिविटीज से पास हुआ? बहराम जी मालाबारी, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब अगर एक साइड देव समाज को समझते हैं, देव समाज क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, फाउंडेड इन 1887 एट लाहौर बाय शिव नारायण अग्निहोत्री, अर्लियर अ ब्रह्मो फॉलोवर, देव सदन इज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म सोसाइटी। कहां पर? लाहौर के रीजन में, दैट मीन्स ये भी क्या है? रीजनल है, लाहौर के रीजन में एक्टिव है, ठीक है। और ये देव समाज नारायण अग्निहोत्री द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा, जो कि ब्रह्मो समाज के फॉलोवर हैं, एक ब्रह्मो फॉलोवर है। दैट मीन्स किस चीज की एडवोकेसी कर रहे हैं वो? मोनोथीज्म की। ब्रह्मो समाज की आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए ना, क्या क्या है वहां ब्रह्मो समाज के लिए, क्या क्या एसेंशियल है? मोनोथीज्म एसेंशियल है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न एजुकेशन को क्लब करके पढ़ना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ब्रह्मो समाज एक बिल्कुल सही जो है वो फाउंडेशनल आपका एक तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैंने आपको बोला ना एडवांस लेवल पर जाएंगे हम धीरे धीरे। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द सोसाइटी एम्फसाइज ऑन द एटर्निटी ऑफ द सोल, द सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु एंड द नीड फॉर गुड एक्शन। सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु,
राइट, एटर्निटी ऑफ सोल, नीड फॉर गुड एक्शन। अब यहां पर देखिए आइडियाज किस तरह के जो है वो, यहां पर एक नया आइडिया आते हुए आपको दिखेगा, वो है सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु। ये सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु वाला जो फंडा है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो शुरुआती ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने क्या महसूस किया कि व्यक्ति, जो भी हमारे फॉलोअर्स है ना, वो हमसे ज्ञान लेकर अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन अलग खोल दे रहे हैं। ठीक है, इससे हो क्या रहा है? इससे फ्यूडलिज्म बढ़ रहा है। राइट, मतलब अगर आप जोड़ के देखें ना, तो फ्यूडलिज्म ही तो बढ़ रहा है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तो टूट जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को हमें रीजनल से नेशनल लेवल तक लेके जाना है। अब वो रीजनल से सब रीजनल लेवल पे टूट जा रहा है, कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। दैट मीन्स हमें जो है वो किसी एक लीडर के अंदर सबका जो है वो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, ताकि सेंट्रलाइज्ड रहे मामला और रीजनल से नेशनल लेवल पर जाए ऑर्गेनाइजेशन, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु वाला जो फंडा है, ये यहां पर ये यहां पर जो है वो फेमस होना शुरू हुआ। क्योंकि अगर गुरु सुप्रीम है, तो जो गुरु बात बोलेगा, सारा का सारा ग्रुप उसी की बात सुनेगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसी की बात सुनेगा। तो गुरु और गुरु के बाद जो गुरु के डेप्यूटी होंगे, मतलब एक चेन ऑफ कमांड बन जाएगी, तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं टूटेगा। तो सुप्रीमेसी ऑफ गुरु जो है वो इसके बाद आपको कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, इट कॉल्ड फॉर एन आइडियल सोशल बिहेवियर such as not accepting bribes, avoiding intoxicants and non-vegetarian food and keeping away from violent actions। आइडियल सोशल बिहेवियर बना के रखना है आपको। देव समाज ने ऐसी, मतलब ये कंडीशन रखी लोगों के आगे कि आपको ये सब करना चाहिए। इट्स टीचिंग वर कंपाइल्ड इन अ बुक, देव शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देव समाज की जो उनकी पब्लिकेशन क्या थी, उनके सारे कोड कंडक्ट कहां लिखे थे? तो देव शास्त्र में। अग्निहोत्री स्पोक अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, राइट, बाल विवाह के खिलाफ जो है उन्होंने बोला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देव समाज एस्टेब्लिश किसने किया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है, की नोट क्या है इनका? आइडियल सोशल बिहेवियर बनाना है। ठीक है, पब्लिकेशन क्या है इनकी? देव शास्त्र। तो ये समझ रहे हैं आप, ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन पे, डायरेक्ट सवाल। और जो कंसेप्चुअल सवाल है ना, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे बनते हैं, जैसे ब्रह्मो समाज पे बन जाएगा। उसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे एसएनडीपी, इस पे बनेगा। ठीक है, और जितने भी हमने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ेंगे, उस पे बनता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा नहीं है छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे भी बन सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन जो मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया ना, वो इसीलिए बड़ी डिटेल में समझाए हैं। राइट, जैसे आर्य समाज है, मैंने आपको डिटेल में समझाया क्योंकि उनके जो 10 पॉइंट्स हैं उस पर घुमा फिरा के सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर, तो सवाल बनने की चांसेस वहां पर रहते हैं। हर साल आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी के प्री में, या अगर आप किसी भी राज्य का एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना, चाहे वो पीसीएस लेवल का दे रहे हो या सबऑर्डिनेट लेवल का दे रहे हो, तो जो प्री एग्जामिनेशन होता है ना, अगर 2 मल्टीपल टीयर सिस्टम है, जो प्री एग्जामिनेशन होता है, वहां पर ये सोशल रिफॉर्मर जो टॉपिक है, सोशल रिफॉर्मिंग या कल्चरल रिफॉर्मिंग जो टॉपिक है, इससे सवाल आता ही आता है। मतलब देयर इज अ गुड एंड ऑल 75% चांस कि सवाल बनेगा ही बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, इसीलिए हमने इसको इतना गहराई तो नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना माइक्रो एनालिसिस तो हम करेंगे, लेकिन एक समझाने की बेसिक समझ जो है वो मैंने बनाने की कोशिश करी, और फैक्ट्स हमने ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका धर्म सभा। तो धर्म सभा के बारे में मैंने एक्चुअली थोड़ा सा बताया भी था। रदाकांत देव ने धर्म सभा को फाउंड किया है इन 1830, एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। ठीक है, अब मैंने बोला ना हिंदू रिलीजन रिफॉर्मिंग कौन कौन सी, एक तो 2 तरह की हिंदू रिलीजन रिफॉर्मिंग है। एक जो चाहते हैं कि ऑर्थोडॉक्सी बनी रहे, यानी कि रिफॉर्म हो लेकिन ऑर्थोडॉक्सी बनी रहे, और दूसरी साइड चाहती है कि रेडिकल रिफॉर्म्स हो, राइट, चेंज हो जाए हिंदू धर्म, मतलब बेटर हो जाए बहुत ज्यादा, और जो चीजें हिंदू धर्म को जो है वो पिछड़ा रख रही हैं वो सब हम छोड़ दें। हमें प्रोग्रेसिव आगे, मतलब भविष्य की ओर बढ़ना है और अपनी सोसाइटी को जोड़ना है, यानी कि मासेस का गुड हो, मासेस का फायदा हो। और यहां पर हमें आपको क्लियर जो ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करती हुई जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वहां पर हमें क्लियर उनका मोटिव दिख जाएगा कि वो मासेस का सपोर्ट नहीं, अपने पर्सनल गेन्स के लिए काम कर रहे हैं। और हाँ, मैं क्लियरली ये ओपिनियन दे सकता हूं, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि जो ऑर्थोडॉक्सी को मेंटेन रखना चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पर्सनल गेन्स हैं उसमें, वो मासेस का फायदा नहीं चाहते। क्योंकि अगर वो मासेस का फायदा चाहते तो ऑर्थोडॉक्सी के वो चेन्स तोड़ देते। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि समाज में
वर्ण व्यवस्था बनी रहे, जाति व्यवस्था बनी रहे, उस चीज की। इनफैक्ट इन्होंने सती प्रथा की एडवोकेसी करी है। अगर वो सती प्रथा को जायज मानते हैं और चालू रखना चाहते हैं तो वो समाज की बेहतरी नहीं चाहते। उनके लिए महिलाएं ऑब्जेक्ट हैं और रही है उनके लिए महिलाएं ऑब्जेक्ट हमेशा। नॉट जस्ट महिलाएं, लेकिन महिला एज ए जेंडर की बात छोड़कर एक इंसान की बात की जाए, एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन की बात की जाए, सो दे डोंट, इफ दे कंसीडर दैट कि एक पर्सन को जला दिया जाए जस्ट बिकॉज उनके सम्मान की बात है, तो ऐसा सम्मान जो है वो उन्हीं को ही मुबारक है, राइट। तो ये समाज में कुरीतियां थी, बहुत अच्छी बात है कि ये दूर हो गई है, राइट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, धर्म सभा, याद रखिएगा, राधाकांत देव, एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, इट स्टूड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेटस क्वो इन सोशियो रिलीजियस मैटर्स, अपोजिंग इवन द अबॉलिशन ऑफ सती। सती को जो अबॉलिश किया गया 1829, उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई कि ऐसे कैसे आपने सती प्रथा को बंद कर दिया। हमारे समाज में, हमारी बिरादरी में जो है वो इज्जत की बात है कि हम अपनी महिलाओं को जला दें, वो उनके लिए इज्जत है, ठीक है। तो काफी मतलब अमानवीय आप कह सकते हैं कि उनकी सोच है। मतलब जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी है ना, जो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, उसमें बहुत सारी ऐसे राइट्स और रिचुअल्स हैं जो कि बहुत अमानवीय है। आज के डेट में अछूत जो है वो अभी भी पॉपुलर है, अनटचेबिलिटी, अभी भी कई जगहों पर जो है वो लोग अनटचेबिलिटी जो है वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, हाउएवर इट फेवर्ड द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इवन फॉर गर्ल्स। धर्म सभा ने प्रमोशन करी वेस्टर्न एजुकेशन की, क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना जो भारत में रुकावट पैदा कर रहा है भारत की तरक्की के साथ, राइट, तो वहां पर उनको अंग्रेजों का सपोर्ट रहा होगा, ठीक है। तो अगर वो अंग्रेजी एजुकेशन को प्रमोशन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर जो है वो उनका कुछ ना कुछ मोटिव है अंग्रेजों से फायदा निकलवाने का। तो ऑब्वियसली अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया है हमारे ही इंटीरियर अंदर के मामलों को, आपस में हमारे ही अंदर के मामले जो हैं वो भारतीय मुल्क के अंदर के जो इंटीरियर डिस्प्यूट्स हैं उनका इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने हमारे ही खिलाफ। उसके एग्जांपल्स मैं आपको एक एक करके दूंगा, उनमें से एक एग्जांपल धर्म सभा भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारत धर्म महामंडल क्या है। ये है एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले हमने देखा ना धर्म, ठीक है, धर्म सभा जो हमने देखी वो केवल बंगाल लेवल पर है, अब ये नेशनल लेवल पर चला गया, यही ऑर्थोडॉक्सी। देखिएगा, एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदूज, ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदूज। अब अंग्रेजी सरकार ने जो संस्कृत कॉलेज खोले थे ना, वो ऐसे ही नहीं खोले थे, वो संस्कृत कॉलेज उन्होंने इसीलिए एस्टेब्लिश करे थे ताकि भारत में ऑर्थोडॉक्सी बनी रहे और उसको वो पढ़े लिखे ऑर्थोडॉक्स बने, क्रेडेंशियल मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए, वो पढ़े लिखे हों, क्योंकि इसीलिए प्रॉपर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश करने में मदद करी, संस्कृत कॉलेज खोले जहां से जो है वो प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स निकले, ठीक है। लेकिन उन संस्कृत कॉलेजेस का भी रिफॉर्म आते हुए हमें दिखा। अब मुझे तुरंत आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सी पर्सनैलिटी हमने जो पिछले सेशन में पढ़ी है उसने संस्कृत कॉलेज के एज अ प्रिंसिपल काम किया है। तुरंत मुझे आप कमेंट में बताएंगे क्या नाम था उन व्यक्ति का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत धर्म महामंडल क्या है? ये रीजनल नहीं, नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदूज, इट स्टूड फॉर अ डिफेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ आर्य समाजिस्ट, द थियोसॉफिस्ट, द रामकृष्ण मिशन। तो आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मो समाज, सत्य शोधक समाज, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जो बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं किसकी? जो ऑर्थोडॉक्सी फैली हुई, ऑर्थोडॉक्सी क्या है? कट्टरता जो फैली हुई है हिंदू धर्म की, वो बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं, हिंदू धर्म को आजाद करना चाहते हैं, पुनर्जागरण लाना चाहते हैं, रेनेसांस चाहते हैं हिंदू रिलीजन में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनके द्वारा जो जनता को एजुकेट किया जा रहा है उसका विरोध करने का काम किसने किया? इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो याद रखना है, हमें दोनों के नाम याद रखने हैं, राइट। नेशनल लेवल पर जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, नेशनल लेवल पर गई, राइट। ब्रह्मो समाज है, नेशनल लेवल पर गया। आर्य समाज है, नेशनल लेवल पर आए। ये नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। रीजनल और नेशनल दोनों समझने हैं ना हमें। और ये क्या है? रिलीजन रिफॉर्म कर रहे हैं। ये ब्रह्मो समाज सोशल भी रिफॉर्म कर रहा है और रिलीजन रिफॉर्म भी कर रहा है। आर्य समाज ज्यादा उनका झुकाव जो है वो रिलीजन रिफॉर्मिंग पे है, ठीक है। उसके अलावा
क्या पढ़ा हमने? रामकृष्ण मिशन, रिलीजन रिफॉर्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, अदर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटेड टू डिफेंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वर सनातन धर्म सभा 1895 में बनी, उसके अलावा धर्म महापरिषद इन साउथ इंडिया, धर्म महामंडली इन बंगाल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद, धर्म महामंडली, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये सब जुड़कर जो है वो बाद में क्या किस रूप में उभर कर आई? भारत धर्म महामंडल। देखिए अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइंड इन 1902 टू फॉर्म द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भारत धर्म महामंडल विद हेडक्वार्टर एट वाराणसी। आज भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, हेडक्वार्टर इसका वाराणसी में है, और आज भी पॉलिटिकली काफी एक्टिव है ये ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये सवाल मेरा आपके लिए एक फिर से है कि क्या ऑर्थोडॉक्सी होनी चाहिए हिंदू रिलीजन में या नहीं होनी चाहिए, या रिफॉर्म आना चाहिए, या रिफॉर्म जो आया है वो जरूरी था। और जैसे मैंने पिछले सेशन में भी ये क्वेश्चन डाला कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, तो क्या लगता है आपको बड़े लेवल पर रिफॉर्म आया है या नहीं आया है? कितना आपके हिसाब से कितना रिफॉर्म आना जरूरी है? अगर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक, हो सकता है उस समय एक डिप्रेस क्लास के व्यक्ति हैं, इमेजिन कीजिए कि आप एक उस समय यानी कि 19वीं शताब्दी या उससे पहले की 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी की एक महिला है किसी एक गांव कूचे की, अपने आप को इमेजिन कीजिए, और तब जो है वो उस पर्सपेक्टिव में अपने आप को उस पर्सपेक्टिव में रख के सोचिए कि क्या सोशल रिफॉर्म आने चाहिए थे या नहीं, क्या रिलीजियस रिफॉर्म्स आने चाहिए थे या नहीं, राइट। तो बहुत जरूरी है आपको लोगों की भावनाओं को समझना, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, तो वाराणसी में हेडक्वार्टर्स है किसका? भारत धर्म मंडल का, आज भी है। दिस ऑर्गेनाइजेशन sought to introduce proper management of Hindu religious institutions, open Hindu educational institutions, राइट। तो मैनेजमेंट यानी कि जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो मंदिर हैं, जो अखाड़े हैं, राइट, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, इनके लिए प्रॉपर जो है वो टीम्स होनी चाहिए इनके मैनेजमेंट के लिए, राइट, जो कि हैं भी एस्टेब्लिश्ड है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो आपने सुना होगा कि कई साधु होते हैं वो इस अखाड़े पे बिलोंग करते हैं, वो इस अखाड़े के बिलोंग करते हैं, राइट। तो वो क्या है? वो अलग अलग मैनेजमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह ये सब जो मंदिर हुआ करते थे, हैं भी आज भी, राइट, उनकी जो मैनेजमेंट थी वो किस तरह सरकारों ने अपने हाथ में ले ली। केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी है, राज्य सरकारों के पास कौन कौन सी है, और ये हमें खींचतान समझनी है। राज्य सरकार चाहती है कि मंदिर उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाहती है मंदिर उनके कंट्रोल में रहे। तो ये प्रॉब्लम्स कहां कहां पर है, राइट। ये आपके करंट अफेयर का सवाल भी बनता है, एज वेल एज स्टैटिक, एज वेल एज दूसरी साइड डायनामिक, राइट। करंट अफेयर डायनामिक एज वेल एज स्टैटिक, राइट। करंट अफेयर एज वेल एज जो आप हमारी हिस्ट्री में जो बसे हुए जो फैक्ट हैं, जो स्टैटिक हैं, जो दर्ज हो गए हैं, उन दोनों को जोड़कर हमें पढ़ना है, समझ रहे हैं? फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों को जोड़ना है हमें, उसके अलावा डायनामिक और स्टैटिक दोनों को जोड़ना है। हमें यह समझना है कि एग्जामिनर सवाल किस तरह पूछ रहा है। एक बिल्कुल बेसिक हिंट देता हूं मैं आपको, एग्जामिनर सवाल किस तरह पूछ रहा है। एग्जामिनर मान लीजिए आजकल कोई एक आमुख जो है वो पॉलिटिकल घटना घट रही है, ठीक है, वो करंट अफेयर में है। अब उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल घटना का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, हर एक इवेंट का एक कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट को इतिहास में से ढूंढा जाएगा अब कि इतिहास में जगह कहां है उसकी, और उस कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो इतिहास का जो स्टैटिक जो नॉलेज है उसके साथ जोड़कर सवाल जो है वो पेश कर दिया जाएगा आपके सामने, और आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये कहां से डाल दिया कमीशन ने सवाल, राइट। हम ये सोचते रहते हैं कि कमीशन सवाल कहां से डाल रहा है, हम ये नहीं सोचते कि जो डायनामिक में चल रहा है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जो स्टैटिक में ऑलरेडी जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके साथ जोड़कर जो है वो सवाल पुट किया जाता है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि क्या डायनामिक, क्या से स्टैटिक, क्या से कॉन्सेप्ट जोड़ता है, लेकिन इस चीज को आप एक बार सोचिएगा, तभी मैं पूरा एलोबरेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ना, जब हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको मतलब विद एग्जांपल्स साल दिखाऊंगा किस साल में सवाल पूछा गया है, कमीशन मतलब यूनियन ने पूछा है, यानी यूपीएससी ने पूछा है, या किस राज्य के जो है वो कमीशन ने पूछा है ये सवाल, सबऑर्डिनेट लेवल पर आया है, या मान लीजिए कि अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उस लेवल का एग्जाम क्वेश्चन था, तो एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको इन सारे कॉन्सेप्ट के जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो केवल आप सोचिए कि किस तरह डायनेमिक के साथ स्टैटिक को जोड़ा जाता है,
खुद से एक बार ढूंढने की कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कि कहां पर आपको लगा कि ये सवाल जो है वो करंट अफेयर से इफेक्टेड है, यानी कि डायनामिक जो है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन सवाल है स्टैटिक का। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि यूपीएससी का पेपर या कई सारे, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न जो है वो बहुत सारे जो है वो राज्य फॉलो कर रहे हैं अपने स्टेट पीसीएस में। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप यूपीएससी को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड सेटर है ना वो यूपीएससी है। यूपीएससी के ट्रेंड को सब फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यूपीएससी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप राज्य के एग्जामिनेशन को भी समझ पाएंगे अच्छे से, राइट। और यूपीएससी का क्या ट्रेंड है, डायनामिक। अब बार बार आपको सुनने में यही मिलेगा कि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्लैरिटी से कोई नहीं बताएगा कि किस तरह डायनामिक को स्टैटिक के साथ जोड़कर जो है वो आपको पढ़ना है, तब जाके यूपीएससी में आप इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, जुड़े रहिए। पहले आप खुद सोचिए, एक दो दिन इन्वेस्ट कीजिए इस चीज पे, उसके बाद आपको एग्जांपल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज देखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द मूवमेंट। आज भी अगर आप भारत धर्म मंडल को गूगल पे सर्च करेंगे ना, उनकी इमेजेस देखेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय की इमेजेस आपको सबसे ज्यादा दिखेंगी, बिकॉज महापंडित मदन मोहन मालवीय भी कई जगह पर नाम लिखा हुआ दिख जाएगा आपको उनका। तो मालवीय साहब जो है वो भारत धर्म मंडल के एक सदस्य थे, और ऑर्थोडॉक्स जो है वो उनकी सोच थी, बट स्टिल धीरे धीरे वो जो है वो लिबरल सोच की तरफ बढ़ते गए। तो ये ऑर्थोडॉक्सी क्या है, कंजर्वेटिव सोच क्या है, लिबरल सोच क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज की। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो थोड़ा सा सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन रखना है कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, सेंटर आइडियोलॉजी क्या है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, राइट, नेशनलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है, ठीक है, कॉलोनियलिज्म क्या है। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। थोरो जो है वो हमें, आप ये मान के चलिए, अब जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि थोरो नॉलेज होनी चाहिए, थोरो नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं बिल्कुल सरल भाषा में, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी कॉन्सेप्ट को आप एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में बहुत इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर सकें, तो मतलब आपको उस कॉन्सेप्ट की थोरो नॉलेज आ गई। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई भी है सोशलिज्म को एक्सप्लेन करना चाहते हो, और अगर आप 20 शब्दों में सोशलिज्म को ऐसे एक्सप्लेन करें, 20 नहीं 15 शब्दों में सोशलिज्म को ऐसे, सोशलिज्म की एक ऐसी डेफिनेशन दें जो कि एक बिल्कुल बेस लेवल का स्टूडेंट भी उसको पढ़ते ही समझ जाए कि अच्छा इसका ये मतलब है, तो समझ लीजिए आपकी थरो तैयारी हो गई है। और वहीं हमें पहुंचना है, यही आंसर राइटिंग की जड़ है, आंसर राइटिंग की यही है। कोई भी आंसर लिख रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन लिखना है हमें, 20 शब्दों में लिखना है इंट्रोडक्शन, या 15 या 20 शब्दों में लिखना है, और ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को वो इंट्रोडक्शन पढ़ते ही पता चल जाए कि अच्छा इस व्यक्ति को आता है ये क्वेश्चन, आगे मुझे भी आंसर पढ़ने में मजा आएगा। फिर वो बॉडी में देखेंगे कि अच्छा एक्सप्लेन भी किया, और फिर वो आखिरी में देखेंगे कि अच्छा कंक्लूजन भी दिया है, तब जाके उनके हाथ से नंबर छूटेंगे। वही हमें करना है, उनके हाथ से नंबर छुड़वाने हैं ज्यादा से ज्यादा। उसके लिए हमें, मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाइए। आप एक किसी गली कूचे, किसी एक राज्य, किसी एक देश के निवासी ना रहकर एक ग्लोबल लेवल पर सोचना शुरू कीजिए कि इस पूरी धरती पर होने वाली घटनाओं का क्या असर आप पर हुआ है, जो इतिहास में घट गई है घटनाएं वो, और जब चल रही है प्रेजेंट में अभी, और जब भविष्य में होने वाली है, उनका क्या असर होगा आपके ऊपर। अगर आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाएंगे ना, तब जाके आपको समझ आएगा। ठीक है, मान लीजिए सरकार कोई, एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, प्रेजेंट डे में कोई पॉलिसी बनाई और जनता ने उस चीज का विरोध किया। ठीक है, जनता उस पॉलिसी का विरोध कर रही है, तो आपको यह नहीं देखना कि हमारी सरकार ने जनता के लिए ठीक किया, गलत किया, जनता क्यों विरोध कर रही है, क्यों हो रहे हैं सब घटनाएं। आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लेकर आना है। आपको यह देखना है कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। आपको देखना है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या कोल्ड वॉर के बाद जो है वो किस तरह जो ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्न जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ है जहां जहां पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, उसमें भारत कहां स्टैंड करता है। और आपको एक ग्लोबल लेवल पर देखना है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो मजदूरों के साथ है, उन सभी कलेक्टिवली सभी सरकारों की क्या पॉलिसी रही है पीजेंट्री के लिए, सभी सरकारों की क्या पॉलिसी रही है कृषकों के लिए, सभी पॉलिसी की क्या स्ट्रेटेजी रही है मिडिल क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी के लिए। इन सारे, एक मैंने बोला ना, ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेकर चलना पड़ेगा आपको। बड़े एक पूरी धरती के जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को आप एक तरीके से ट्रेट कर सकते हैं।
मिडल ईस्ट एशिया माइनर कंट्रीज को, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज को एक तरह ट्रीट कर सकते हैं। चाइना और उसकी नेबरिंग कंट्रीज को आप एक तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। रशिया के हम दो हिस्से बांट देंगे, एक जो यूरोप से टच हो रहा है और एक जो रशिया है अलग, ठीक है। सोवियत के दो हिस्से जो हुए थे, उसके अलावा जो सोवियत रशिया से जो टूटी है कंट्रीज, स्लेविक जो कंट्रीज है, उनका आप अलग से स्टडी करेंगे। यूरोप को आप ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में बांट के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिका में भी लैटिन अमेरिका और लैटिन अमेरिका हो गया, और नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी मैक्सिको वाला हिस्सा अलग, कनाडा के लिए अलग, यूएस के लिए आप अलग स्टडी करेंगे। तो इस तरह आपको दुनिया को अलग अलग हिस्से में बांटना पड़ेगा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करना पड़ेगा। और जब आप विश्व इतिहास को पढ़ेंगे ना एक बार, इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री पहले पढ़ाई जाती है, ताकि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट हो बच्चे का। उसके बाद नेशनल हिस्ट्री समझ आएगी, उसके बाद उन्हें नेशनल पॉलिटी समझ आएगी कि विश्व में इस तरह की घटनाएं घटी थी, इसीलिए भारत में अब इस तरह की पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं। तो मैं चाहता हूं ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपका जनरेट हो। विश्व इतिहास के टॉपिक्स भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, और एक इतना बेहतरीन ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाऊंगा मैं आपका, कि उसके बाद जब आप इंडिया की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी जब पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल मक्खन समझ आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट ये पढ़ाने का बढ़िया लगे तो तुरंत मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। बहुत जरूरी है मेरे लिए फीडबैक, जैसे मैंने आपको बताया, फीडबैक इज वेरी नेसेसरी फॉर मी। नेक्स्ट चीज देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा राधो स्वामी मूवमेंट। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने कैपिटलाइज भी किया सिचुएशन को, कि सभी जो है वो सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं, हम कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं। मैं स्पेशली मतलब ये नहीं कह रहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे ही किया, हो सकता है कि इनके मोटिव सही रहे हो, लेकिन ओवर द पीरियड कैपिटलाइज हो गई है। अब ये इनकी गलती नहीं है। मैंने बोला ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब मैं आपको समझाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एस्टेब्लिश होने के लिए एक स्पेसिफिक तरह का इकोनॉमिक सिस्टम तो आएगा ही, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन एक स्पेसिफिक तरह की सोसाइटी होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। जनता की सोच को मैनिपुलेट करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, तभी जो है वो एक सोशलिस्ट, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो सही तरीके से काम करेगी। तो अगर कोई सोशल रिफॉर्मर्स पहले अगर सही डायरेक्शन में जा रहे थे, और फिर उन्होंने अगर सोशल रिफॉर्मिंग को कैपिटलाइज करके अपना फायदा अगर कमाना शुरू कर दिया, तो उनकी गलती नहीं है। उसी तरह जो है वो मार्केट ने टर्न लिया, मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन या जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो ऐसी ही थी कि उन्होंने वो डायरेक्शन जो है वो मूव करना ही पड़ा उन्हें। मतलब अगर वो नहीं करते तो उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता। अब अगर डिसइंटीग्रेट हो गया था, वो लोगों का भला नहीं कर पाए, जो कि उनका ओरिजिनल मोटिव था। इसीलिए उन्होंने कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज किया अपने आप को, कैपिटलिज्म के सहारे जो है वो बढ़कर आ गए। तो ये भी हमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि कितना परसेंट सक्सेस आया, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। रिजिडिटी से काम नहीं चलता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बनता है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिजिड है और कैसे फ्लेक्सिबल है। तो आपको ये फैसला लेने में एक रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी का एक वेल बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कितना परसेंट मैं रिजिड हो सकता हूं, कितना परसेंट मुझे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें समझेंगे तभी एक सही डिप्लोमेट बन सकेंगे। बहुत जरूरी है चीजें समझना आपको, ठीक है। आगे देखिए, Tulsi Ram, a banker from Agra known as Shiv Dayal Sahib, founded this movement in 1861. The Radha Swamis believe in one supreme being, supremacy of the Guru. देखिए फिर से आ गया ना, supremacy of the Guru, one supreme being, यानी मोनोथिज्म को फॉलो करते हैं ये। A company of pious people, सत्संग करते हैं, and a simple social life. उसके अलावा स्पिरिचुअल अटेनमेंट दे बिलीव डज नॉट कॉल फॉर रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली लाइफ, यानी वो कहते हैं कि आपको स्पिरिचुअल अटेनमेंट मिलेगा, आपको सब कुछ संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आप मटेरियल लाइफ जीते हुए भी स्पिरिचुअल जो है वो गेन्स पा सकते हैं। ये उनकी फिलॉसफी थी। नेक्स्ट इज दे कंसीडर ऑल रिलीजन्स टू बी ट्रू while the sect has no belief in temples, shrines and sacred places, it consider as necessary duties works of faith and charity, service and prayer. ठीक है, तो मंदिर वगैरह में इनका विश्वास नहीं है, लेकिन आपको दिखेगा कि आज जो राधा स्वामी आज भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है वो कितने बड़ी है, कहां कहां पर आपको वो कैपिटलाइज, खुद स्टडी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके मैसेजेस गलत हैं, बहुत सही मैसेजेस हैं, राइट। हो सकता है मतलब मैं भी कई बार जो है वो कुछ एक मैसेजेस उनके फॉलो करता हूं अपनी दिनचर्या में, और लोगों को बोलता भी हूं कि करो, लेकिन कहां पर कैपिटलिज्म के जो है वो सहारे उनको कैपिटलिज्म की जो है वो लेनी पड़ी उनको साख, और कहां पर जो है वो अपने मोटिव्स के साथ वो रिजिड रहे, वो तो उनका इतिहास जानता है।
लेकिन हमें उतना डीप में नहीं जाना ना राधा स्वामी के बारे में, हमें केवल बेसिक फैक्ट याद रखने कि राधा स्वामी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश्ड है, किसने किया है, कब किया है, और उनकी बेसिक फिलॉसफी क्या है। मोनोथिज्म को मानते हैं वो, ठीक है, एक ईश्वरावाद को, उसके अलावा और किसी भी रिलीजन को अपोज नहीं करते वो, ठीक है। वो कहते हैं आप किसी भी रिलीजन के हो आप रहे, आपको हर राधा स्वामी मूवमेंट कहना क्या चाहता है, उनका बिल्कुल बेसिक फंडा यह है कि आप किसी भी रिलीजन के हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसी रिलीजन की प्रेयर भक्ति भावना में रहिए, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, आप अपने जीवन को सरल से सरल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा चैरिटी कीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, सैनिटेशन के लिए काम कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मैसेजेस थे जो कि 1860 के आसपास बहुत जरूरी थे हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि सैनिटेशन एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या है ना भारत की, चाहे वो मुगल सल्तनत हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मराठा शासन हो, चाहे वो सिख एम्पायर हो, चाहे वो त्रवणकोर के महाराजा हो, चाहे वो बंगाल के सेन शासक हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, चाहे चंडेल हो, कालचूड़ी हो, कोई भी भारतीय या भारत के बाहर से माइग्रेट होकर आए हुए जो भी शासक हैं, उन्होंने सैनिटेशन पर काम नहीं किया। कैसे करते, उनको सैनिटेशन की समझ ही नहीं थी। यानी आप केवल इससे एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि आगरा में जब ताजमहल बना तो ताजमहल इतना भव्य है, इतना बेहतरीन है, लेकिन ताजमहल के आसपास झोपड़ियां हैं। आज भी ताजमहल के आसपास जो घर हैं वो है तो पक्की ईंट के, लेकिन आप उनको मान सकते हैं कि वो बहुत बुरी हालत है उनकी, जर्जर है, सैनिटेशन नहीं है वहां पर जो है वो भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ ताजमहल है जिसकी कीमत अतुल्य है, और दूसरी तरफ उसी के आसपास जो है वो गंद बिखरा पड़ा है। तो सैनिटेशन के लिए किसी ने काम नहीं किया। जो आजादी के बाद की जो हमारी सरकारें रही वो भी लंबे समय तक जूझती रही, आज तक जूझ रही हैं। आज भी अगर आप किसी भी महानगर में जाएंगे भारत के, तो जो उसके पॉश इलाके हैं वो आपको साफ सुथरे दिखेंगे, डेफिनेटली वहां सुबह सुबह झाड़ू लग जाएगा। लेकिन जो वहां की एवरेज सोसाइटीज हैं वहां पर जाएंगे तो आपको कूड़े के ढेर ही दिखेगा। दिल्ली में इनफैक्ट आप एंटर करते हैं तो कूड़े का ढेर आपका स्वागत करता है, राइट। अगर आप दिल्ली के हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, या अगर आप भारत के किसी भी महानगर में रहते हैं तो आप समझते होंगे इस बात को कि कूड़ा जो है वो कितनी बड़ी समस्या है भारत की। तो सैनिटेशन के खिलाफ जो है वो काफी काम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया। और मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके सैनिटेशन का ध्यान रखा कीजिए, जितना ज्यादा हो सके कूड़ा ना फैले, कोशिश किया कीजिए। लेकिन आप भी कुछ खास कर नहीं सकते। आप क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा कूड़े को कूड़ेदान में रखेंगे और वो कूड़ा आप किसी स्वीपर को दे देंगे ले जाने के लिए। वो स्वीपर क्या करेगा, किसी बड़े डंपस्टर में डालेगा, और वो डंपस्टर क्या करेगा, अब सरकार के पास जगह नहीं है ना कूड़े के मैनेजमेंट की। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर दिमाग में ये जागृति आए, कूड़े का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि आप ही यूथ हैं। आप अगर कल को एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, अगर आपको कोई जिला जो है वो प्रशासन चलाने के लिए दिया जाता है, या मान लीजिए किसी भी लेवल पर अगर आप ऑफिसर बन रहे हैं, तो वहां पर जो कूड़े का मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा इशू रहता है। तो कूड़े के मैनेजमेंट के लिए कैसे किया जाना चाहिए यह आपको बहुत जरूरी है सोचना, क्योंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है आगे आने वाले 20 सालों में, प्लास्टिक या किसी भी तरीके का कूड़ा। ठीक है, तो सोचना शुरू कीजिए इस चीज के बारे में भी। नेक्स्ट चीज देखिएगा, राधा स्वामी मूवमेंट हमने कवर किया। आगे देखते हैं हम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना या SNDP मूवमेंट क्या है, आइए समझते हैं। ऑलराइट, समझते हैं SNDP को। तो पहला ही पॉइंट देखिएगा, द SNDP मूवमेंट वाज एन एग्जांपल ऑफ रीजनल मूवमेंट बोर्न आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अपर क्लासेस। तो पहले ही स्टेटमेंट से हमें पता चल गया किस तरह का मूवमेंट है, ये रीजनल मूवमेंट है। और क्या कोर है इस मूवमेंट का, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अपर क्लासेस। तो डिप्रेस क्लासेस और अपर क्लासेस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वही सिंपल सी बात है कि जो अपर क्लासेस हैं उन्होंने सारी सोशल लिबर्टीज और रूल्स अपने लिए रख लिए हैं, और जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको डिप्रेस्ड क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर डिप्रेस्ड ऑफ देयर राइट्स। उनको किसी भी तरह के जो है वो राइट्स नहीं दिए जा रहे सोशल, राइट। उनको कुओं से पानी नहीं निकालने दिया जा रहा, उनको एजुकेशन नहीं लेने दी जा रही, उनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जा रहा, उनको सामूहिक कोई अगर मतलब इवेंट हो रहा है तो वहां पर एंट्री नहीं है, समाज में उनकी बेइज्जती हो रही है, टैक्स उनके ऊपर ज्यादा है एज कंपेयर टू, राइट, लिबर्टीज कम है उनके लिए। तो उनका उत्थान चाहता था कौन, SNDP। नेक्स्ट चीज देखिएगा, इट वॉज स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरु स्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
किसने एस्टेब्लिश किया है? SNDP, श्री नारायण गुरु, राइट, इन्हीं के नाम से है, श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। अमंग द, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एजवा, ठीक है, एजवा जो है वो उनकी क्या है, उनकी जाति है। एजवा इज सपोज, एजवा को माना जाता है केरला में एक, कि वो एक डिप्रेस्ड उनको रखा गया क्योंकि उनको एक नीच जात जो है वो समझा जाता है, ठीक है, एजवा। तो एजवा जात से बिलोंग करते हैं वो। who were a backward class of toddy tappers and were considered to be untouchables, denied education and entry into temples। toddy tapping का मतलब क्या होता है? जो नारियल है ना, नारियल से जूस निकालना, उससे शराब बनाना, ठीक है, तो नारियल के साथ, नारियल को तोड़ना, नारियल का काम वगैरह करना, इसको टॉडी टैपिंग कहा जाता है। तो टॉडी टैपिंग करते हैं और इनको अछूत समझा जाता है। द एजवाज वर सिंगल लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप इन केरला कंस्टिट्यूटिंग 26% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। देखिए केरला की 26% पॉपुलेशन है ये। नारायण गुरु हिमसेल्फ फ्रॉम द एजवा कास्ट टुक अ स्टोन फ्रॉम द नेयर रिवर and installed it as a शिवलिंगा at अरुवीपुरम on शिवरात्रि in 1888। अब अवूरीपुरम का जो मंदिर है ना, वो एक मंदिर, एक संघ के रूप में भी है, एक सराय के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो नारायण गुरु जी ने वहां पर शिवलिंग जो है वो एस्टेब्लिश किया, नेयार रिवर से एक पत्थर उठाया और उसको एक शिवलिंग के तौर पर जो है वो एस्टेब्लिश किया, जो कि आज तक एस्टेब्लिश्ड है। और ऐसा क्यों किया उन्होंने? बिकॉज इट वॉज इंटेंडेड टू शो दैट कि consecration of an idol was not the monopoly of higher classes, कि हायर कास्ट या हायर क्लासेस ही एक मूर्ति को स्थापित नहीं कर सकती, एक निम्न जाति का व्यक्ति भी एक मूर्ति स्थापित करके एक मंदिर जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। तो ये उन्होंने करके दिखाया। नेक्स्ट चीज देखिएगा, विद दिस ही बेगन अ रेवोल्यूशन दैट सून लेड टू द रिमूवल ऑफ मेनी डिस्क्रिमिनेशंस इन केरला सोसाइटी। द मूवमेंट, जिसको अरुवीपुरम मूवमेंट, ड्रू द फेमस पोएट कुमारन असन एज एन डिसाइपल ऑफ नारायण गुरु, ठीक है। तो कुमारन असन एक फेमस पोएट हैं केरला के, उन्होंने जो है वो अपना गुरु माना किसको? नारायण जी को। इन 1889 अवूरीपुरम क्षेत्र योगम was formed, which was decided to expand into a big organization to help the Ezwas to progress materially as well as spiritually। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अरुवीपुरम क्षेत्र योगम। तो यहां पर ये बीच की तो कहानी है, इस बीच की कहानी पे सवाल नहीं बनता है, ठीक है। हमें केवल ये ध्यान रखना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपिंग की बात हो गई, ठीक है, कि एक आमुख जो है वो निम्न जात है, जिसको निम्न जात माना गया, ठीक है, और उसकी जो है वो पॉपुलेशन केरला की 26% है, राइट, और उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए किसी एक व्यक्ति ने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, ये कॉन्सेप्ट है। अब फैक्ट क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस व्यक्ति का नाम, एस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम। कॉन्सेप्ट क्या है? कि एक निम्न जाति के व्यक्ति ने एक निम्न जाति के उत्थान के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। कहां पर हो रहा है ये साउथ इंडिया में हो रहा है, ठीक है, केरला में। नेक्स्ट चीज देखिएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, 1889 में अरुवीपुरम क्षेत्र योगम। नेक्स्ट चीज देखिएगा आप, 10 द अरुवीपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, ये है पूरा नाम इस ऑर्गेनाइजेशन का, अरुवीपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, इन शॉर्ट SNDP, was registered in 1903 अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। अब इंडियन कंपनीज एक्ट जो है वो उसके तहत 1903 में एज एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई है, विद नारायण गुरु एज इट्स परमानेंट चेयरमैन एंड कुमारन आसान एज द जनरल सेक्रेटरी। अब ये है फैक्ट्स, डायरेक्ट फैक्ट्स है, सवाल बनता है इस पे। अब इंडियन कंपनीज एक्ट क्या है, तो इसको आगे आने वाले सेशन में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह जो है वो भारतीय ऑर्गेनाइजेशन को, जो रजिस्ट्रेशन आप लिखा हुआ देखते हैं ना, कंपनियों के नाम के ऊपर आर लिखा होता है, कंपनियों के नाम के ऊपर नाम के आगे LLP लिखा होता है, PVT लिमिटेड लिखा होता है, ठीक है, ऊपर जो है वो ट्रेडमार्क TM लिखा होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, राइट। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो अंग्रेजों के टाइम में क्या था और फिर धीरे धीरे मॉडर्न लेवल पर कैसे आया, ये हमें वैसे तो इकोनॉमी सब्जेक्ट बनता है, इकोनॉमी सब्जेक्ट का हिस्सा है, लेकिन इसी की रूट्स हमें हिस्ट्री में भी दिखेंगी, हमें रूट्स इसकी पॉलिटी में भी दिखेंगी, ठीक है। तो हम समझेंगे इस टॉपिक को आगे आने वाले सेशंस में आएगा, ये वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज देखिएगा,
In the formation of SNDP, the efforts of Dr. Palpu must be acknowledged. He had started the fight for social justice through movements like एजवा मेमोरियल और मलयाली मेमोरियल. बहुत इंपॉर्टेंट है. एजवा मेमोरियल और मलयाली मेमोरियल जो है वो किसने एस्टेब्लिश किया है? डॉक्टर पल्पू ने. डॉक्टर पल्पू के नाम से भी फेमस है, डॉक्टर पल्पू उसका नाम, डॉक्टर पल्पू, राइट. नेक्स्ट चीज देखिएगा, श्री नारायण गुरु held all religions to be the same and condemned animal sacrifice besides speaking against decisiveness on the basis of caste, race and creed. तो वही सारी चीजें जो हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, वही सेम सोशल मैसेज एसएनडीपी का भी था, कुछ खास अलग नहीं था. लेकिन यहां पर फंडा यह है कि साउथ में हुआ और किसी एक पर्टिकुलर जाति को लेकर हुआ, तो वहां पर जो है वो ये कॉन्सेप्ट से हमें एक फैक्ट निकल कर आता है. नेक्स्ट चीज देखिएगा, ऑन द वॉल ऑफ अरुवीपुरम टेम्पल ही गॉट इंस्क्राइब्ड द वर्ड्स डिवाइड ऑफ डिवाइडिंग वॉल्स ऑफ कास्ट और रेस और हेटेड और रेविश फेथ, वी ऑल लिव हियर इन ब्रदरहुड. तो इस लाइन से आप समझ ही सकते हैं कि वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं. ही अर्ज्ड द एजवास टू लीव द toddy tapping profession and even stop drinking liquor. The SNDP Yogam took up several issues for Ajwas such as right of admission to public schools, recruitment to government services, access to roads and entry to temples and political representation. समझ रहे हैं आप? तो ये उनकी समस्याएं हैं. स्कूल में उनका एडमिशन नहीं मिल रहा, सड़कों पे उन्हें चलने नहीं दिया जा रहा, गवर्नमेंट सर्विसेज में उनके लिए कोई जगह नहीं है. तो हमारा जो जाति व्यवस्था है ना, वो इसी तरह उलझा हुआ है. हमारी जो जाति व्यवस्था है उसने जातियों को जो उनको प्रोफेशन दे दिया गया है करने को, वही प्रोफेशन फॉलो करने के लिए मजबूर कर दिया है. क्योंकि अगर वो टॉडी टैपिंग नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? और कुछ उनके लिए बचा नहीं, राइट. दैट मीन्स मान लीजिए अगर वो कोई बिजनेस भी करना चाहते हो तो वो बिजनेस किसी पर्टिकुलर जाति ने मोनोपोलाइज कर रखा है, वही पर्टिकुलर जाति वो बिजनेस कर रही है और किसी और जाति के व्यक्ति को वो बिजनेस करने नहीं दिया जाएगा. तो हमारी जाति व्यवस्था में बता रहा हूं ना, एक बहुत भयंकर जाल है जो दूर से देखने में लगेगा कि उलझा हुआ है, जब पास जाके देखेंगे तो बहुत बारीकी से बुना हुआ है. समझाऊंगा मैं आपको पूरा का पूरा जाल, ठीक है. और आप अपने आसपास देखना शुरू भी कीजिए, आपको दिख जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है वोकलिगा संघ क्या है. द वोकलिगा संघ इज इन मैसूर लॉन्च्ड एन एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन 1905. ये भी साउथ इंडिया का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है. Next is Justice Movement. This movement in Madras Presidency was started by C.N. Mudaliar, T.M. Nair and P. Tyagaraja to secure jobs and presentation for the non-Brahmins in the legislature. In 1917, Madras Presidency Association was formed which demanded separate representation for lower castes in the legislature. तो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जस्टिस मूवमेंट. अब ये सारे साउथ इंडिया के चल रहे हैं, ठीक है. जस्टिस मूवमेंट किसके द्वारा एस्टेब्लिश है? मद्रास में हुआ है. सीएन मुदलियार, टीएम नायर एंड पी त्यागराज. 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई जिसने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मांगा किसके लिए? लोअर कास्ट के लिए. कहां पर? लेजिस्लेचर में. नेक्स्ट आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ईवी रामस्वामी नायकर, बालीजा नायडू. अब ये बालीजा नायडू जो है वो क्या है? एक वहां की जाति है, ठीक है. तो आपको कहीं भी नायकर, नायडू या नायडू लिखा हुआ दिखता है तो वो सभी एक ही व्यक्ति, एक ही जाति के लिए डिनोमिनेशंस यूज होती हैं. इन द मिड 1920s द मूवमेंट एम्ड एट नथिंग शॉर्ट ऑफ रिजेक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर विच नायकर फेल्ट वाज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर कास्ट. तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कितने सारे लोअर कास्ट मूवमेंट हैं और सबका एक ही कहना है कि जो ये ब्राह्मणिकल कल्चर बना है ना, इसने जो समाज को बुन दिया है जातियों में कि एक पर्टिकुलर जाति एक ही काम करेगी, वो जाति अपने ही वर्ण में ब्याह कर सकती है या इतना ही ऊपर ब्याह कर सकती है या इतना ही नीचे जो है वो शादी कर सकती है, ठीक है. इतना ही ऊपर या नीचे वो ट्रेड कर सकती है, इतना ही ऊपर या नीचे के साथ के व्यक्तियों के साथ वो घुल मिल सकती है, यहां जा सकती है, यहां नहीं जा सकती है. तो ये जो सोशल, ये जो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इंसान के जीवन को बांध देती हैं,
ये सभी जो है वो किसने एस्टेब्लिश करी है? ब्राह्मणिकल कल्चर ने, और उसको कंडेम किया जाना चाहिए, यही मैसेज था इन्हीं सब सोशल रिफॉर्मर्स का। तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि क्या समाज में इस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए या जाति की जो व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए? क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी एडवोकेसी करते हैं जाति व्यवस्था की, जाति व्यवस्था बढ़िया है, होनी चाहिए, हमारे सम्मान की बात, ये बात वो बात। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव वाले जो मेरे आगे आने वाले हैं सेशंस, उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। एक ऐसा ग्लोबल पर्सपेक्टिव बना के दूंगा मैं आपको कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे विश्वास ही उठ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा। He sought to undermine the position of Brahmin priest by formalizing weddings without Brahmin priest. अच्छा, ब्राह्मण priest यानी कि जो पंडित हैं, उनकी जरूरत खत्म करने के लिए उन्होंने जो शादियां हैं उनको सोडोमाइज करना शुरू किया। कैसे? कि पंडितों को बुलाना ही नहीं, बगैर पंडितों की शादी कर देंगे हम और उनको मान्यता प्राप्त कर देंगे। तो यहां पर आप देखिए, बिल्कुल बेसिक है कि एक पंडित आकर या एक ब्राह्मण आकर जब आपके घर में आकर शादी करके जाएगा, तभी आपकी शादी को मान्यता मिलेगी समाज में, अदरवाइज आपकी शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप को मान्यता नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो है वो पकड़ थी उनकी, है पकड़ थी, क्या है आज भी। तो सोचिएगा इस बारे में। ठीक है, सोचना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है आपका रेडिकली सोचना। आप इस समाज का, हमारे भारतवर्ष का, भारत देश का यूथ है, आप ही हमारा भविष्य है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या है? Significant work in this direction had already been done by reformers and intellectuals like Shri Narayan Guru and Kumaran Asan, T.K. Madhavan, a prominent। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि इस टेम्पल एंट्री यानी कि जो शूद्र है, जो सपोजिटली लोअर कास्ट है हमारी सोसाइटी की, उनको मंदिरों में जाने की अनुमति होनी चाहिए, महिलाओं को मंदिरों में जाने की अनुमति होनी चाहिए। इसके खिलाफ मतलब इस आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने के लिए ऑलरेडी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे। एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्पेशली काम कर रहा था। तो जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, मैंने आपको बताया एसएनडीपी भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा था। तो एसएनडीपी के श्री नारायण गुरु और एन कुमार आसन इसी डायरेक्शन में काम कर ही रहे थे ऑलरेडी। सो टी.के. माधवन की बात करते हैं। टी.के. माधवन अ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड एडिटर ऑफ देश अभिमानी took up the issue of temple entry with the Travancore administration। त्रावणकोर के जो राजा हैं और जो अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके सामने टेम्पल एंट्री के मामले को जो है वो लेकर गए। कौन? टी.के. माधवन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन द मीनवाइल वायाकॉम इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ त्रावणकोर became a center of agitation for temple entry। in 1924 the Viacom satyagrah led by K.P. Kesava was launched in Kerala demanding the throwing open of Hindu temples and roads to the untouchables। तो देखिए, सड़कों पर ही चलने नहीं दिया जा रहा उन्हें, यानी कि जो अंग्रेज सभी भारतीयों के साथ कर रहे थे, वो अपर कास्ट हिंदू, लोअर कास्ट हिंदुओं के साथ कर रहे थे कि सड़कों पर नहीं चलना, आपको मंदिरों में नहीं जाना, आपको कुएं से पानी नहीं निकालना, इस नहर में आपको तैरना नहीं है, इस नहर के पानी को यूज नहीं करना, इस बाग बगीचे में आप घूम नहीं सकते। और आप मानेंगे नहीं, इन छोटी छोटी ट्रिवियल बातों के लिए मृत्यु दंड दिया गया। दांत उखाड़ लेना, नाक काट देना, हाथ काट देना, ये आम चीज थी। इस तरह की सजाएं दी जाती थी हमारे ही हिंदू समाज में। बाहर की किसी, मैं मंगोल समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मंगोल समाज भी बहुत ज्यादा वायलेंट था। लेकिन ये एक बहस बनती है ना कि जो मिडल ईस्ट से आए हुए जो लोग हैं या जो सेंट्रल एशिया से आई हुई कम्युनिटीज है इंडिया में, वो वायलेंट है, और हम हिंदू समाज जो है वो वायलेंट नहीं था। तो बहुत बड़े भुलावे में हैं आप लोग। हमारा सोसाइटी भी इक्वली वायलेंट था, बहुत ज्यादा वायलेंट था हमारी सोसाइटी में भी वायलेंस उसी तरीके का था जैसा सेंट्रल एशिया में या मिडल ईस्ट में था। हो सकता है कि उनसे थोड़ा बहुत 19-20 कम ज्यादा हो, लेकिन कई जगहों पर कम होगा, कई जगहों पर ज्यादा भी था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वायलेंट थी सोसाइटी, जो मेडाइवल पीरियड था वो वायलेंट रहा है। ठीक है, और अगर हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट हुआ है कई जगहों पर कि बहुत खुशनुमा माहौल था, तो उनके सोर्सेज को जरा चेक कीजिएगा कि किस इन्फ्लुएंस में आकर वो चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा। सो एक चल रहा है टेम्पल एंट्री मूवमेंट और दूसरा चल रहा है वायाकॉम।
दोनों सेम चीज कर रहे हैं, सेम बात कह रहे हैं। त्रावणकोर एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों, जो त्रावणकोर के महाराजा हैं उस पर भी प्रेशर डाला जा रहा है, जो त्रावणकोर में अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि मंदिर एक तो सभी जातियों के लिए खुलवाए जाए, प्लस सड़कों पर चलना, ये जो बेसिक आजादी है ये दिलवाई जाए सभी के लिए, स्कूल में एडमिशन मिले, ठीक है, नौकरियों में जो है वो जगह मिले, ये सारी चीजें जो है वो खुलवाइए सबके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये हमने पढ़ लिया। इन 1924 द वायाकॉम सत्याग्रह लेड बाय केपी केशवा was launched in Kerala demanding the throwing open of Hindu temples and roads to the untouchables. The satyagraha was reinforced by jathas from Punjab and Madurai. पंजाब और मदुराई से भी सपोर्ट मिला किसको? वायाकॉम सत्याग्रह को। इनफैक्ट गांधी भी पार्टिसिपेट करने आए इसमें। गांधी अंडरटूक अ टूर ऑफ केरला इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट। Again in 1931 when the civil disobedience movement was suspended, temple entry movement was organized in Kerala. सिविल डिसोबीडियंस के समय सभी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस में जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस बंद, फिर से कंस्ट्रक्टिव वर्क चालू, क्योंकि गांधी जी ने ये मेथड बना रखा था, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। जब स्ट्रगल खत्म हो जाए तो ट्रूस पीरियड में कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू कर दें। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क कि जो डाउन ट्रोडन है उनके लिए सिविल लिबर्टीज जीत कर लाना, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क का हिस्सा है, ठीक है। गांधी जी का जो हरिजन सभा है या हरिजन सेवा सभा जो है वो उन्हीं में से आप मान के चलिए, तो क्योंकि जो गांधी जी ने हरिजन सेवा सदन या सभा जो बनाई वो नेशनल लेवल पर काम कर रही है, और उसी का जो रीजनल हिस्सा है वो केरला के हिस्से में वायाकॉम है, जो कि जुड़ा है किससे? काम तो वही कर रहे हैं ना, वो डाउन ट्रोडन और डिप्रेस्ड लोगों का ही उत्थान का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसको एक नेशनल लेवल पर लेके गए गांधी जी, और रीजनल लेवल पर जो है वो हमें ये रीजनल लीडर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे केपी केशवा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंस्पायर्ड बाय के केलपन पोएट सुब्रमण्यम तिरुमंबू द सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला, क्या कहा जाता है इन्हें? सुब्रमण्यम तिरुमंबू को सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला कहा जाता है। लेड अ ग्रुप ऑफ 16 वॉलंटियर्स टू गुरुवयूर। Leaders like P. Krishna Pillai, A. K. Gopalan were among the satyagrahis. Finally, on November 12, 1936, ये सब स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल के पॉइंट है ये, ठीक है। फाइनली नवंबर 12, 1936 को जाकर देखिए 1924 में वायाकॉम शुरू हुआ, 36 में जाकर जो है वो फैसला निकला। November 12, 1936, the Maharaja of Travancore issued a proclamation throwing open all government-controlled temples to all Hindus. महाराजा ऑफ त्रावणकोर ने क्या इशू किया स्टेटमेंट कि सभी टेम्पल, सभी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल जो है वो सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए गए। A similar step was taken by C. Rajagopalachari administration in Madras in 1938. जब सी राजगोपालाचारी मद्रास में मंत्री के तौर पर वहां पर अपॉइंटेड थे, तो उन्होंने भी सेम फैसला लिया था कि जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल मंदिर हैं वो सभी के लिए खोल दिए जाएं। अब यहां पर आ गया ना गवर्नमेंट कंट्रोल टेंपल। अब जो गवर्नमेंट फैसला लेगी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, राइट, कि क्या फैसला लेना है। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारे ऐसे अखाड़े हैं, बहुत सारे ऐसे मंडल हैं, बहुत सारी ऐसी मंडलियां हैं जिन्होंने मंदिरों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, सरकार के पास नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो वहां पर उनका फैसला चल रहा है कि कौन मंदिर में आएगा और कौन मंदिर में नहीं आएगा। तो इन सब चीजों के बारे में आप सोचना शुरू करें, बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको पॉइंट दिए ना सोचने के, उनके बारे में सोचिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस क्या है, आइए समझते हैं। फाउंडेड बाय एम.जी. रानाडे एंड रघुनाथ राव, द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस मेट एनुअली फ्रॉम इट्स फर्स्ट सेशन इन मद्रास इन 1887 एट द सेम टाइम एंड वेन्यू एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या अगर आप बोल सकते हैं कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म सेल है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कराया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि डफरिन कह रहा था कि सोशल रिफॉर्म कर लो, लेकिन जो शुरुआती कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करेंगे पहले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल रिफॉर्म्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने एजेंडा में नहीं रखे हुए थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सोशल रिफॉर्मिंग सेल थी, उनका जो यूनिट थी जो सोशल रिफॉर्मिंग करती थी, उसका नाम है ये, राइट। और एस्टेब्लिश किसने किया? देखिए पहला ही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, एस्टेब्लिश्ड फाउंडेड बाय एम.जी. रानाडे एंड रघुनाथ राव
द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस मेट एनुअली फ्रॉम इट्स वेरी फर्स्ट सेशन। कब हुआ है फाउंडेड? मद्रास में हुई है 1887 में, और उसके बाद जहां जहां पर कांग्रेस के सेशन होते गए वहां वहां पर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के सेशंस भी होते गए, क्योंकि एक तरह से कांग्रेस का ही हिस्सा थी। इट फोकस्ड अटेंशन ऑन द सोशल इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस। इट कुड बी कॉल्ड द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सवाल बन जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोशल रिफॉर्म सेल क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। द कॉन्फ्रेंस एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस, अपोज पॉलीगैमी एंड कुलीनिज्म। कुलीनिज्म क्या है? एरिस्टोक्रेसी। ठीक है। इट लॉन्च द प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल टू टेक प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो वही जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, उन्हीं समस्याओं के लिए तो काम कर रहे हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस ही। ठीक है। तो समझिए उन तीन मैंने जो मुख्य समस्याएं बताई, ठीक है, उन्हीं तीन समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। वो तीन ब्रॉडली बोला ना मैंने, बाकी सब आप इन्हीं में जोड़ सकते हैं। मुख्यतः ये तीन है, और ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस उन्हीं के लिए काम कर रही है। मैंने बोला ना, रीजनल, नेशनल, रीजनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस। रीजन कौन कौन सा? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और लाहौर, पंजाब। ये चार मुख्य रीजन हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं द थियोसॉफिकल मूवमेंट को। ये क्या है? अब जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है, एक तो आ गई रीजनल, वो आ गई, दूसरी आ गई नेशनल, अब ये आ गई इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस कुछ। ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में से एक है थियोसॉफिकल मूवमेंट। पहला पॉइंट देखिएगा, अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर्स लेड बाय मैडम H.P. ब्लावस्की एंड कर्नल M.S. ऑलकॉट, who were inspired by Indian thought and culture, founded the Theosophical Society in New York City, United States in 1875. So New York City NYC में 1875 में एस्टेब्लिश की गई है मैडम H.P. ब्लावस्की और कर्नल M.S. ऑलकॉट द्वारा। क्या? थियोसॉफिकल मूवमेंट। किससे इंस्पायर्ड है ये? इंडियन थॉट एंड कल्चर से। नेक्स्ट चीज देखिएगा, इन 1882 दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर्स टू अडियार ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मद्रास। अडियार कहां है? मद्रास के आउटस्कर्ट में, मद्रास के बाहर है, अब तो लगभग मद्रास के अंदर ही है अडियार। द सोसाइटी बिलीव्ड दैट अ स्पेशल रिलेशनशिप कुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अ पर्सन सोल एंड गॉड बाय कंटेम्पलेशन, प्रेयर, रेवलेशन एंड एटसेट्रा। ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा, अब ये अंग्रेज थे, भारतीय तो थे नहीं, और भारतीय सोसाइटी को इन्होंने समझा, भारतीय धर्म को समझा भारतीय ग्रंथों से। ठीक है। जो हिंदू ग्रंथ है, संस्कृत में लिखे हैं, तो इनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। नेक्स्ट चीज देखिएगा, इंटरप्रिटेशन क्या है इनका समझते हैं अभी। इट एक्सेप्टेड द हिंदू बिलीव्स इन रीइंकार्नेशन एंड कर्मा। कर्मा और पुनर्जन्म के जो हिंदू बिलीफ है उसको मान लिया इन्होंने। एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद एंड संख्या योग वेदांत स्कूल ऑफ थॉट। कहां से इन्होंने जो है वो अपनी इंस्पिरेशन ली? उपनिषदों से, संख्या से, योग से, वेदांतों से। इट एम टू वर्क फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट और कलर। तो वही सारे पॉइंट्स हैं, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एस्टेब्लिश कर चुके हैं अच्छे से हम। बस हमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी पता है कि भारत की सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते हैं। तीन मुख्य तरह की समस्याएं हैं। कहां से पढ़ा इन्होंने? तो इन्होंने वेदांत और उपनिषद वगैरह पढ़े। ठीक है। और वही जो वेदांत और उपनिषदों में बातें बोली हैं, उन्हीं सब बातों को ये फॉलो कर रहे हैं। The society also sought to investigate the unexplained laws of nature and powers latent in man. अब ये यहां पर जो मिस्टिसिज्म है ना, मिस्टिसिज्म के पीछे दौड़े ये। सुना होगा आपने, जो हमारे ऐसे कुछ साधु हैं जो हिमालय की कड़कड़ाती ठंड में भी जिंदा रहते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वहां पर भी मतलब उन्हें हाइपोथर्मिया नहीं होता। बेसिकली उन्होंने अपनी ची को, अपने चक्रों को ऐसा कंट्रोल कर लिया है कि जैसा वो चाहे वैसा वो अपनी बॉडी को जो है वो रख सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? क्या इस तरह की सुपरनेचुरल शक्तियां हमारी बॉडी में आ सकती हैं? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी इसी चीज के लिए काम कर रही थी कि जो भारतीय साहित्यिक जो ग्रंथ हैं, इनमें जो इस तरह की स्पिरिचुअल शक्तियों के बारे में लिखा गया है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है,
मिस्टिसिज्म को जो है वो प्रैक्टिस कैसे किया जाए, इस चीज के लिए काम किया किसने? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने या मूवमेंट ने, राइट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द थियोसॉफिकल मूवमेंट केम टू बी अलाइड विद हिंदू रेनेसांस, एट वन टाइम इट अलाइड विद आर्य समाज टू। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं अगर ये आर्य समाज के साथ काम कर रही है, दैट मीन्स ये कास्ट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू रेनेसांस, हिंदू पुनर्जागरण चाहते हैं, दैट मीन्स उन्हीं 3 मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं। ये वो 3 जो मेन मैटर हैं, मेन जो मुद्दे हैं, हमने वो क्लियर कर लिए हैं। अगर पिछले 2-3 सेशन आपने देख लिए मेरे, तो आप बिल्कुल क्लियरली समझते हैं कि क्या 3 मुद्दे हैं, किन के लिए, किन 3 मुद्दों के लिए सोशल रिफॉर्मिंग की जरूरत है। तो आपके दिमाग में मैपिंग हो जानी चाहिए। मैंने बोला ना, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल छोड़िए, अभी केवल एक एग्जांपल है हमारे पास, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो भी भारत में ही बस गया, एस्टेब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क में और आ गया था इंडिया में ही। ठीक है, लेकिन जो रीजनल और नेशनल है, हमें ध्यान रखना है, रीजनल नेशनल 2 हिस्सों में बांट दिए। पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स, उनको हम अलग रख रहे हैं, नेशनल लेवल का इंडियन नेशनल कांग्रेस, और रीजनल लेवल की बहुत सारी पार्टियां हम समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा सोशियो कल्चरल रिफॉर्मर्स जो है वो हमने देख लिए, रीजनल लेवल के, बंगाल के अलग देखे, मद्रास के अलग देखे, केरला के अलग देखे, ठीक है, बॉम्बे के अलग देखा, गुजरात के अलग देखा, लाहौर का देखा हमने, और नेशनल लेवल पे भी आ गए हम लेकर ऑर्गेनाइजेशंस को। नेशनल लेवल पर दयानंद सरस्वती, आर्य समाज लेकर गए, ठीक है, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को लेकर गए नेशनल लेवल पर, ब्रह्मो समाज नेशनल लेवल पर गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी नेशनल लेवल पर काम किया, और 3 मुख्य मुद्दों पर इन्होंने काम किया, सबने, सभी नहीं इनफैक्ट। तो यह हमें समझना है। उसके अलावा जो ऑर्थोडॉक्स है, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी ध्यान रखना है। अभी हमने मुस्लिम, पारसी और सिख ऑर्गेनाइजेशंस तो पढ़े नहीं है, अगले आने वाले सेशन में हम वही पढ़ेंगे, जो मुस्लिम, पारसी और सिख ऑर्गेनाइजेशंस है, जो सोशल रिफॉर्मिंग भी है या रिलीजियस रिफॉर्मिंग है, वो सब हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे ही वो टॉपिक हम। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, it opposed child marriage and advocated the abolition of caste discrimination, uplift of outcasts, improvement in the condition of widows। ये तीनों चीजें आ गई। नेक्स्ट चीज देखिएगा, in India the movement became somewhat popular with the election of Annie Besant as its president after the death of Olcott in 1907। एनी बेसेंट जो है वो 1907 के बाद जब प्रेसिडेंट बनी, और एनी बेसेंट ने किस तरह कांग्रेस के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में जब काम किया है, तो वहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी को मासेस मिलने लगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक लार्ज लेवल पर जुड़ा हुआ था लोगों के साथ, और जब कांग्रेस में इन्फ्लुएंस बढ़ा एनी बेसेंट का, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी एक नेशनल लेवल पर मूव करने के लिए मंच मिला कांग्रेस। तो कांग्रेस का इस्तेमाल करते हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी को नेशनल लेवल पर लेके गई कौन? एनी बेसेंट, जो कि क्या है, मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया कि एक आयरिश थियोसॉफिस्ट है। ठीक है, और जो आयरलैंड में हो रही थी रेवोल्यूशंस, उसको वो भारत में, उन्हीं आइडियोलॉजीज को वो भारत में इंप्लीमेंट करना चाहती थी। पिछले सेशन में हमने ये चीजें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, Annie Besant had come to India in 1893. She laid the foundation of Central Hindu College in Benares in 1898. बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस की फाउंडेशन किसने रखी है? एनी बेसेंट ने 1898 में, वेयर बोथ हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वर टॉट। The college became the nucleus of formation of Banaras Hindu University in 1916. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना के समय गांधी जी ने जो स्पीच दी थी, उस स्पीच में गांधी जी ने सभी का खंडन किया था, मॉडरेट्स का भी। गांधी जी ने उस ऑर्गेनाइजेशन, वो जो इनॉग्रेशन का जो समारोह था, उसका भरपूर फायदा उठाया, सबको खरी खोटी सुनाई थी, मुस्लिम लीग को भी, कांग्रेस के मॉडरेट्स को भी, रेवोल्यूशनिस्ट को भी, एक्सट्रीमिस्ट को भी, सबको बताया था कि आपकी कमियां क्या हैं और हमें करना क्या चाहिए। वहीं पर ही शुक्ल साहब उनको मिले थे गांधी जी को, राइट। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसी मीटिंग में शुक्ल साहब ने बात करी थी गांधी जी से। नेक्स्ट चीज देखिएगा, सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि उसकी स्थापना भले ही 1916 में रही हो, लेकिन जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है उसी के आसपास ही तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रोवाइडेड अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर द वेरियस सेक्ट्स एंड फुलफिल्ड द अर्ज ऑफ एजुकेटेड हिंदूज। अब एजुकेटेड हिंदूज को अपने साथ जोड़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। However, to an average Indian, the theosophist philosophy seemed to be vague and lacking a positive program.
To that extent, its impact was limited to a small segment of westernized class. अब मैंने बोला ना, गांधी जी ने होम रूल मूवमेंट का भी खंडन किया, इसीलिए किया क्योंकि वो पीजेंट्री को नहीं जोड़ पा रहे थे अपने साथ। और गांधी जी ने कहा कि जो 95% पॉपुलेशन हमारी पीजेंट्री है भैया, उसको जोड़ो। मूवमेंट किसका कर रहे हो तुम? आजादी किसको दिलाओगे? पीजेंट्री को दिलाओगे ना, तो उसको जोड़ो अपने साथ। और जो थियोसोफिस्ट हो, चाहे वो होम रूल मूवमेंट हो या उससे पहले एक्सट्रीमिस्ट हो या रेवोल्यूशनरी हो, स्वराजिस्ट तो खैर बाद में आए, लेकिन जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट रहा हो या मॉडरेट्स हो, ये जनता को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे थे। जनता को अपने साथ जोड़ना बहुत आवश्यक था। और उसी तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो पकड़ है वो आम जनता पर, पीजेंट्री पर, जो एक्चुअल इंडिया है उस पर नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। As religious revivalists, Theosophists did not attain much success, but as a movement of Westerners glorifying Indian religion, religious and philosophical traditions, it gave much needed self-respect to the Indians fighting British colonial rule. तो वैसे तो रिलीजन में कुछ खास ये रिफॉर्म ला नहीं सके, लेकिन भारतीयों को एक सेंस ऑफ ग्लोरी जरूर प्रोवाइड करी इन्होंने, क्योंकि मिस्टिसिज्म जो हिंदू धर्म है उसमें केवल जो वेस्ट में क्या इमेज बनी हुई थी हिंदुओं की कि ये स्नेक चार्मर्स हैं, ये साधु हैं, संत हैं, गरीबी है वहां पे, उस इमेज को सुधारने का काम किया, थोड़ा लोगों में कॉन्फिडेंस लाए कि नहीं हमारा पास्ट जो है वो ग्लोरीफाइंग था। लेकिन केवल किन लोगों को जो है वो एड्रेस कर सके थियोसॉफिकल सोसाइटी? जो वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेटेड थे, यानी जो इंग्लिश में एजुकेटेड थे, जो मासेस थी, जो इलिटरेट थी, उनको अपील नहीं कर सकी थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। नेक्स्ट चीज, viewed from another angle, the Theosophists also had the effect of giving a false sense of pride to Indians in their outdated and sometimes backward looking traditions and philosophy. उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया भारत के पास्ट का। इसी चीज को दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि वो छलावा था, वो ग्लोरिफिकेशन जो वो दे रहे थे वो सही नहीं था। क्योंकि अगर आप भारत के एक ऐसे पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो कि आउटडेटेड है, जिसकी प्रेजेंट में कोई जरूरत नहीं है किसी को, उसको ग्लोरीफाई करके क्या फायदा है? मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़िए, ठीक है, सोशलिज्म की तरफ आइए, सोसाइटी को अपलिफ्ट कीजिए। अगर आप वही वर्ण व्यवस्था को ग्लोरीफाई करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना उस चीज का। तो ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बिल्कुल बेसिक परिचय। आगे आने वाले सेशन में मैंने बोला ना माइक्रो एनालिसिस भी करेंगे। तो आज यहां पर मैं सेशन को कंक्लूड करता हूं। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़े जो दक्षिण भारत में कुछ एक मुख्य जो है वो सोशियो कल्चरल रिफॉर्मिंग मूवमेंट्स के बारे में। हमने देखा जो डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट है दक्षिण भारत में वो कौन सी है मुख्यतः, टेंपल एंट्री मूवमेंट हो या एसएनडीपी हो। उसके अलावा हमने कुछ एक दो जो है वो ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट भी देखे और थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी समझा। तो आज के सेशन में केवल हमने इतना पढ़ा। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर जाइए, मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आप सारे सेशंस पीछे के देखिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एंशिएंट हिस्ट्री लेके आइए वापस, तो आएगी, बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, कुछ एक टॉपिक्स बचे हैं मॉडर्न के, वो कवर हो जाएं, उसके बाद हम एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशिएंट को जो है वो साथ साथ में चलाएंगे। दोनों को बहुत बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस दूंगा मैं, और मैंने आपको बोला ना ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करके दूंगा, आपका एक ऐसी समझ बना के दूंगा आपकी, उसके बाद आप किसी भी चीज को देखेंगे तो बहुत रेडिकली, बहुत रैशनली सोचेंगे। मैं चाहता हूं वो तर्क लगाने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो, बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप, डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पिछले सेशंस देखिएगा, बहुत जरूरी है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा या पिछले सेशंस भी आपको कैसे लगेंगे कमेंट जरूर छोड़िएगा। जो बीच बीच में मैं सवाल पूछता रहता हूं उनके जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे आने वाले सेशंस को फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सेशन को अगर आपको बढ़िया लगता है, और अगर आपको लगता है किसी का फायदा हो जाएगा तो मेक श्योर यू शेयर दीज सेशंस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा ना मेरा अगला सेशन आया कोई तो। ठीक है, और सेम टाइम पे मेरे सेशंस जो है वो आएंगे, तो मेक श्योर आप समय निकालें, खाली हाथ मत बैठा कीजिए, कॉपी पेंसिल जो है वो लेके बैठिए और सेंटेंस फॉर्मिंग की प्रैक्टिस जो है वो कीजिए। कॉन्सेप्ट तो मैं आपका डेवलप कर ही रहा हूं।
ठीक है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक एप्लीकेशन को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं कि आपको सारा का सारा कोर्स जो है वो एक थॉरली प्रिपेयर्ड मिल जाए, तो नीचे लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का, स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन का। उसको इंस्टॉल कीजिए, यूज करके देखिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मेक श्योर यू चेक दैट आउट, ठीक है। सो आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूं। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।